हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डी कोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हिंदी पे वेरी इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, उसमें 3 हमारे वीडियो आ चुके हैं जिसमें कि 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज की ये 4th क्लास है, ये 4th वीडियो है। इससे पहले जो 3 क्लासेस हुई हैं या एक सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपने वो ना देखी हो तो डी कोड एग्जाम चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ के हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ए केतु, बी पताका, सी निशाका, डी केकी। हमें बताना है इसमें कि ध्वज का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ए केतु, बी पताका, सी निशाका और डी केकी। बताइए कौन सा नहीं है। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। केकी नहीं होता है आपका, क्योंकि केकी आपका मोर का होता है। बाकी केतु, पताका, निशाका ये सभी ध्वज का है। अगर और बात करें तो केतन होता है, ध्वजा होता है, निशान होता है, ये सभी आपके ध्वज के पर्यायवाची होते हैं। और केकी मोर का है, जैसे मोर होता है, मयूर है, शिखी है, कलाधर है, ये सभी आपके केकी के मोर के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। ए निर्धन द्वारा अधिक खर्च करना, बी अज्ञानी द्वारा उपदेश देना, सी अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना और डी गगरी का पूरा भरना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो बताइए अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, इसका मतलब होता है जो कम गुण वाला व्यक्ति होता है वो दिखावा बहुत ज़्यादा करता है। मतलब हमेशा जिसके पास अल्प ज्ञान होता है वो हमेशा अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए आतुर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ए स्वयं के प्रयास से सफलता, स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलती है। बी अपने कर्मों का फल भोगना, सी अपने साधन से ही नदी पार करनी चाहिए, डी अपने हित का करना। बताइए अपनी करनी पार उतरनी इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, मुहावरा है ये। जी हाँ, ए इज़ द राइट आंसर। स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलती है। मतलब जब हम संघर्ष करते हैं, हम मेहनत करते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए उत्साह, बी चक्रव्यूह, सी मृत्यु और डी संकल्प। इसमें बताना है कि कौन सा आपका स्त्रीलिंग है। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। मृत्यु आपका स्त्रीलिंग होता है, बाकी उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प ये सारे पुल्लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए डोर, बी रस्सा, सी धागा, डी सूत। इसमें भी बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। बताइए। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। डोर आपका स्त्रीलिंग है, बाकी रस्सा, धागा, सूत ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। ए कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, बी अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, सी बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, डी अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। बताइए, यहाँ पे बहुत ही आसान है, एक दिख जा रहा। बी में आप देख रहे हैं अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। देखिए अध्यापका नहीं होता, या तो अध्यापक होगा या अध्यापिका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आहा खाली स्थान है, कितना सुंदर पुष्प खिला है। आहा खाली स्थान, कितना सुंदर पुष्प खिला है। रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना उचित होगा। अब आपको यहाँ पे चिन्ह लगाना है। ठीक है, ए दिया है आपका सामासिक चिन्ह है, ठीक है, या योजक कह लीजिए, बी है आपका अर्ध विराम, सी है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है और डी आपका पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। तो देखिए, जब भी आश्चर्य या बोध का आश्चर्य का या विस्मय का बोध होता है तो वहाँ पे हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अगर आप देखें यहाँ, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, कैसा है, विस्मय है। ठीक है, आश्चर्य कि मतलब इतना सुंदर पुष्प खिला है, तो यहाँ पे आपका कौन सा चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक लगेगा। तो सी इज द राइट आंसर। ये वाला जो आपका चिन्ह है सी, यही आपका लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रिजु का विलोम है। ए
साधारण, बी समान, सी वक्र और डी विकृति। बताइए, बताना है ऋजु का विलोम। ठीक है, ऋजु का विलोम क्या होगा उसमें? जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। ऋजु का वक्र होगा। जहाँ तक साधारण की बात है उसका विशेष हो जाएगा और समान का आपका असमान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है ये पूछा जा रहा है। ए अक्षर अक्षर, बी समास व्यास, सी स्वल्पायु चिरायु और डी आहार विहार। बताइए, देख रहे एक दूसरे का विलोम है यहाँ पे, तो कौन सा जो मतलब विलोम उसका सही नहीं है? बताइए। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। जो आहार विहार दिया है, आहार विहार, आहार तो आपका भोजन हो जाएगा, लेकिन विहार विचरण होता है, मंदिर होता है, आश्रम होता है, तो ये यहाँ पे इसका विलोम तो हुआ नहीं, क्योंकि आहार का मतलब भोजन है, तो उसका विलोम आपका विचरण तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आहार का अनाहार। अगर होता तो वो सही होता, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। यही युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में विशेष पद है। ए अनुरागी, बी अनाहत, सी अपमानित और डी अग्नि। इसमें बताना आपका विशेष पद क्या है। विशेष पद होता क्या है? जो भी संज्ञा शब्द आपके होते हैं वही आपके विशेष पद होते हैं, और उसकी जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण। तो देखिए इसमें कौन सा होगा? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। अग्नि होगा। अग्नि आपका संज्ञा है और यही आपका विशेष पद होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। बताना है कि पुस्तक शब्द इसमें क्या है। ए विशेष, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण और डी सर्वनाम। ठीक है, तो बताना है इसमें कि पुस्तक आपकी क्या है। बताइए, अब ध्यान दीजिएगा, पुस्तक के पीछे लगा है पुरानी। पुरानी आपका क्या है? विशेषण है, और पुस्तक की क्या विशेषता बता रहा है। पुस्तक यहाँ पे संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पुस्तक विशेष्य हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। विशेष्य, संज्ञा पुरानी, संज्ञा हो जाएगा आपका पुस्तक और पुरानी हो जाएगा उसका विशेषण, और वही आपका पुस्तक विशेष्य हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए तव प्लस लीन, बी तल प्लस लीन, सी तत् प्लस लीन और डी तत् प्लस लीन। तत् आधा त है फिर। ठीक है, बताइए तल्लीन का क्या होगा? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। तत् प्लस लीन होगा। देख लीजिए कैसे होगा। तत्, ठीक है, प्लस लीन, यही आपका हो जाएगा क्या? तल्लीन। देखिए कैसे होता है। ये जो आपका आधा त है, ठीक है, और प्लस ल, मतलब आधा त और प्लस ल मिलके क्या हो जाएगा आपका? आधा ल। ठीक है, ये वाला। और ये किसका आपका एग्जाम्पल है? बताइए। व्यंजन संधि का। किसका है? ये व्यंजन संधि का है उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। ए अनु प्लस ए, बी अनु प्लस आय, सी अनु प्लस ए और डी अनु प्लस आय। बताइए क्या होगा? अन्वय का बताना है संधि विच्छेद। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। इसको भी देख लीजिए। ठीक है, अन्वय का, ठीक है, अन्वय, देखिए इसका हो जाएगा अनु, ठीक है, अनु प्लस ए आपका। अब यहाँ पर देखिए ये जो उ है, ठीक, और प्लस आपका अ मिल के ये दोनों व बन जाता है। ये वाला आपका व, और ये आपके स्वर संधि के यड़ संधि। स्वर संधि का प्रकार है यड़ संधि, उसी का ये उदाहरण है। जब आपका उ प्लस अ मिलके क्या बन जाता है? व बन जाता है। ठीक है, यड़ संधि में ये होता है, स्वर संधि का प्रकार है ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, मतलब उत्तर पद की प्रधानता जिसमें होती है वो कौन सा आपका समास होता है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव और डी कर्मधारय। बताइए। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। तत्पुरुष में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, बाकी बहुव्रीहि में आपका कोई पद प्रधान नहीं होता। अव्ययी भाव में आपका हो जाता है पहला पद प्रधान, और कर्मधारय में आपका विशेष और विशेषण का संबंध होता है दोनों पदों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।
कठपुतली में कौन सा समास है? ए संप्रदान तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष और डी कर्म तत्पुरुष। ठीक है, बताना है कि कठपुतली में कौन सा समास है। पता है आपको जो तत्पुरुष, ये तो तत्पुरुष है, ये पता है तत्पुरुष का कौन सा है? तत्पुरुष के आपके 6 प्रकार है, पता ही होगा आपको। कर्म, करण, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है और अधिकरण होता है। उसमें बताना है कि ये कौन सा है। अगर आपका इसका विग्रह करें तो आपको मिल जाएगा काठ की पुतली। ठीक है, काठ की पुतली, तो किसका हो जाएगा? ये संबंध का हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, संबंध तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सेवा सदन किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी जैनेन्द्र कुमार, सी प्रेमचंद, डी यशपाल। ठीक है, तो पता ही होगा, वो आसान है। सेवा सदन किसकी है? जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद की है। अगर इनके और उपन्यास की हम बात करें तो आपका गोदान है, गबन है, निर्मला है, प्रेमाश्रम है, कर्मभूमि, रंगभूमि। ठीक है, इसी तरह से मंगलसूत्र है, कायाकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वाराणसी और इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली क्रमशः है। ठीक, ए भोजपुरी तथा अवधी, बी अवधी तथा भोजपुरी, सी अवधी तथा बघेली और डी भोजपुरी तथा ब्रज। वाराणसी और इलाहाबाद में बताइए। वाराणसी में तो भोजपुरी है, ठीक है, पता ही होगा, और इलाहाबाद में आपकी अवधी बोली जाती है। तो ए इज द राइट आंसर, वाराणसी के लिए भोजपुरी हो जाएगा और इलाहाबाद के लिए अवधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? ए पूर्वी हिंदी, बी पहाड़ी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी और डी पश्चिमी हिंदी। बताइए, खड़ी बोली या कौरवी, कौरवी भी इसे बोला जाता है, किससे है? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, पश्चिमी हिंदी से होता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात पंक्ति के रचनाकार हैं। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी महादेवी वर्मा। बताइए ये किनकी पंक्तियां हैं, इसके रचनाकार कौन है? जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। देखिए, जो छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, ठीक है, उनमें से सुमित्रा नंदन पंत जी को भी एक स्तंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मूर्धन्य व्यंजन है? ए ग घ, बी ज झ, सी ड ढ और डी प फ। मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन से होते हैं? जो हमारी जी ऊपरी की छत होती है, ऊपर वाली छत, उसका अग्रभाग जो होता है। तो जीभ, जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ जब इसको ये जो ऊपर की छत है उसके आगे वाले भाग को छूती है, वही सब आपके मूर्धन्य के हो जाते हैं। तो इसमें बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। ये आपका जो ड है और ढ, जो भी देखिए आपका ट वर्ग होता है वो सारे मूर्धन्य के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए श स स ह, बी त थ द ध, सी ट ठ ड ढ और डी च छ ज झ। बताइए ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकले, ठीक है, ऊष्मा निकले, वही ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो आपको पता ही होगा, तीनों स और ह, तो ए इज द राइट आंसर, वही होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? ए आ, बी ई, सी ज और डी ढ। पश्च स्वर देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं आपके, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जहाँ तक पश्च स्वर की बात है तो आपका जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो पश्च भाग, जीभ आपकी पश्च भाग की तरफ क्रियाशील रहती है, वो आपके पश्च भाग के हो जाते हैं। इसमें आ, दोनों ऊ, ओ और औ आते हैं, तो आपका आ हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। श कौन सा व्यंजन है? ठीक है, ए अंतस्थ व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन और डी संयुक्त व्यंजन। पूछ रहा है कि श कौन सा व्यंजन है, आपको पता ही है। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, ऊष्म व्यंजन है। सारे जो स और ह सब ऊष्म व्यंजन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करें। ए आगमन, बी जलज, सी काम और डी कक्षाध्यापक। बताना है यौगिक शब्द इसमें कौन सा है। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, कक्षाध्यापक है, क्योंकि कक्षाध्यापक को जब हम खंडित करेंगे तो हमें कक्षा और अध्यापक मिलेगा, जो कि दोनों ही शब्दों का अपना एक मतलब है, यानी कि वो सार्थक शब्द हैं।
तो यौगिक वही होते हैं कि जो दो शब्दों से मिलके बने हो, जिनको हम अलग अलग करें तो हमें एक सार्थक शब्द मिले, उसका एक सार्थक अर्थ मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। लास्ट क्वेश्चन है, वाक्य में पद क्रम के नियम के अनुसार होता है। वाक्य में मतलब पद क्रम के नियम के अनुसार कैसे होना चाहिए? देखिए, ए कर्ता कर्म क्रिया, बी कर्म कर्ता क्रिया, सी क्रिया कर्ता कर्म और डी कर्म क्रिया कर्ता। मतलब कि कौन पहले आना चाहिए, उसके बाद कौन आना चाहिए और उसके बाद कौन आना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए पद का। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया, यही आपका सही क्रम है। अगर इस तरह से आपका वाक्य बना हुआ है तो वो हमेशा शुद्ध भी रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है, तो इस समय आप सारा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर दीजिए, अपनी तैयारी पर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।